अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक और उत्कृष्ट लर्निंग के साथ उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर हैं। गणित के अध्याय की हम अपनी विस्तार पूर्वक चर्चा प्रारंभ करें, इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारे गणित विषय के आज के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर का भावभीना स्वागत करता हूं। विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भी भावभीना स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज के टॉपिक पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करें और इसके लिए आमंत्रित है बहुत ही आदर व सम्मान के साथ माननीय अनिल खरे सर। गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ, है ना, आलेखों से परिचय पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे द पर्पस ऑफ ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट इन विजुअल फॉर्म। मतलब जो गणितीय आंकड़े हैं उनका चित्रांकन, सो दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजिली एंड क्लियरली, जिससे कि उन्हें हम आसानी से, सहजता के साथ और शीघ्रता के साथ और स्पष्टता के साथ समझ सके। तो द ग्राफ आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा कलेक्टेड, यानी आंकड़ों के संग्रह करे जो आंकड़े हैं उनका चित्रांकन ही ग्राफ है। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आंकड़ों को हम टेबल सारणी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। हाउएवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इज इजियर टू अंडरस्टैंड। यद्यपि जब इसका चित्रांकन होता है वो समझना सरल और सहज होता है। आप जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो आप देखते हैं कि एक बहुत ही कम समय के लिए एक बार ग्राफ उसमें आता है कि किस ओवर में कितनी बॉल बनी, रन बने और किस ओवर में विकेट गिरा, तो उसके ऊपर बॉल दिखा दिया जाता है। तो बिना कुछ कहे आप सिर्फ चित्र देख के आसानी से समझ जाते हैं। So thus graph are visual representation of data collected. Data can be presented in the form of table. However, graphical representation of data is easier to understand. यानी कि आंकड़ों का जो है चित्रांकन ही ग्राफ है और आंकड़ों को हम सारणी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और कर सकते हैं, मगर उसका चित्रांकन जो है वो समझना आसान होता है। This is true in particular when there is a trend or comparisons to be shown. जब कभी हमें किसी घटना या किसी आंकड़े में एक सतत झुकाव हो, उस स्थिति में यानी एक सतत उसमें अप एंड डाउन हो, बढ़ना या घटना हो, या जब हमें तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बहुत इजी हो जाता है। ग्राफ में कक्षा 8वीं में आने से पहले आप थोड़ा मोड़ा उससे परिचित तो हो चुके हैं। कक्षा 7वीं में भी आपने देखा था कि बार ग्राफ क्या है ना। और आपने जैसे कि अब यहाँ पर एक सवाल आपकी बुक में है जो इस तरीके से समझाया है कि एक बच्चा है, उसके 3 टर्मिनल एग्जामिनेशंस हुए। उन 3 टर्मिनल एग्जामिनेशंस को उसके द्वारा प्राप्त अंकों को हमने दंड आरेख से बताया है। जैसे कि ये ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखेंगे आप कि पहला टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स हुए हैं। 3 टर्मिनल्स में आप देखते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल से बड़ा ऊंचा सेकंड टर्मिनल का ग्राफ है, सेकंड से थर्ड का है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे की सतत प्रोग्रेस हो रही है। बल्कि हम यहाँ चाहे तो आंकड़े भी बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल में उसको जो है 25 नंबर मिले, क्योंकि 20 और 30 के बीच में हमारा ग्राफ है। दूसरे टर्मिनल में उसको 30 मिले हैं और तीसरे टर्मिनल में उसको 40 नंबर मिले हैं। इस तरीके से इन बार ग्राफ को देख के ही हम उसके द्वारा हुई प्रोग्रेस को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दंड आरेख ही इसको हिंदी में कहते हैं। दंड आरेख के द्वारा हम आंकड़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने उसके 3 टर्मिनल एग्जामिनेशन में उसके द्वारा अर्जित अंकों को हमने देखा। इसके अलावा कंपैरिजन करना है, जैसे कि आपकी किताब के पेज नंबर 232 पर एक सवाल उदाहरण के तौर पर दिया है कि दुकानदार ने सोमवार और मंगलवार को फलों की सेल के लिए ग्राफ बनाया है, जिसमें आम है, आपके एप्पल है, ऑरेंजेस है, बनाना है और पपीता है। वो जो है
सेल दिखाई गई है। तो यहाँ हम जब आंकड़ों, इससे पहले कि हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, आंकड़ों को जब हम ग्राफ में बताते हैं तो हमारे पास में एक लाइन जो कि हॉरिजेंटल है, ठीक है, और एक वर्टिकल है। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल जो आपकी है उसको जो है आपका वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर एक कायदा ये है कि जो आप पर डिपेंड है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो आप पर डिपेंडेंट नहीं है वो हमारे वाई एक्सिस पर लेते हैं। अब आप पर डिपेंडेंट और आप पर नहीं डिपेंडेंट का क्या मतलब, दुकानदार ने यहाँ पर हम देखें कि फल कौन कौन से बेच रहा है, ये दुकानदार के ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे कि उसने यहाँ पर आपको मैंगो है, एप्पल है ना, ऑरेंजेस है, पपैया है और बनाना है, ठीक है, इन चीजों को बेच रहा है। पर कितनी बिकेगी, कौन कस्टमर आके कौन सा कितना लेके जाएगा, ये बात दुकानदार के ऊपर निर्भर नहीं करती। इसलिए ये कितने केजी में भरा है, बिका है, वो आइटम हमने वाई एक्सिस पे लिया है। यही कायदा है, हमेशा जो हम पर डिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं। ये एक सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है और इसके लिए हमने मंडे की और ट्यूसडे की सेल में डिफरेंस बताने के लिए कलर कोड लिया। अब देखें कि ये जो कुछ रेडिश कलर का है वो मतलब ट्यूसडे की सेल है और ये वाली मंडे की सेल है। इससे ही आप देख सकते हो कि मंडे को जो है मैंगो जो है कम बिका है कंपैरेटिव टू ट्यूसडे। ठीक इसी तरीके से एप्पल भी मंडे को कम बिका है ट्यूसडे की तुलना में, और ऑरेंजेस का भी यही स्थिति है। पर अब जहां तक बात आती है आपके पपीते की, पपैया की, तो दोनों दिन बराबर बटा है, जबकि बनाना जो है मंडे को ज्यादा बिका। अगर हम जानना चाहें कि किस दिन कितनी सेल हुई है तो आप देख सकते हैं कि मैंगो जो है मंडे को जो है आपका 15 और 20 के बीच में यानी 17.5 किलो बिका है, जबकि उसी दिन ट्यूसडे दूसरे दिन मैंगो की सेल जो हुई है 20 और 25 के बीच में है, यानी कि वो 22.5 किलो बिका है। इसी तरीके से एप्पल की बात देखें तो सोमवार को एप्पल जो है 5 और 10 के बीच में यानी 7.5 किलो बिका है, जबकि उस ट्यूसडे को एप्पल की बिक्री जो हुई है 10 केजी हुई है। इसी तरीके से ऑरेंजेस के लिए आप देखें तो मंडे को वो 20, 25 और 30 के बीच में है, यानी 27.5 किलो हमारी उस दिन की सेल है, जबकि ऑरेंजेस की ट्यूसडे के दिन जो सेल है 30 और 35 के बीच यानी 37.5 केजी है, और पपैया दोनों दिन 20 और 25 के बीच यानी 22.5 किलो है। इसी तरीके से बनाना की सेल जो है मंडे को ज्यादा हुई है, वो 30 और 35 के बीच यानी 37.5 केजी है, जबकि जो है ट्यूसडे को वो जो है 25 और 30 के बीच यानी 27.5 केजी हुई है। तो इस तरीके से सेल का चार्ट जो उसने बनाया, ये आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण चित्रांकन हो गया, और ये जो ग्राफ है डबल बार ग्राफ कहलाएगा। ये सिंगल बार ग्राफ है, ये डबल बार ग्राफ है, ठीक है। इसके अलावा जो एक तरीका और है आंकड़ों को प्रस्तुत करने का, जिसको हम पाई चार्ट या सर्कुलर चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं और समस्त आंकड़ों के लिए हम, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र पे बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना, तो जितने भी हमारे उसमें आंकड़े हैं उनके लिए हम तो 360 डिग्री लेते हैं, सबका योग जो हुआ, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास में दूसरे आंकड़े हैं उनको उस हिस्से में बांटते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर जो है इस सवाल में ये दिखाया, इस मतलब ग्राफ में ये बताया गया है कि टेलीविजन प्रोग्राम में कितने लोग किस प्रकार के प्रोग्राम को पसंद करते हैं। 10% लोग इंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, नहीं इन्फॉर्मेशंस को 10%, तो 360 का 10% 36 डिग्री हुआ, इसलिए हमने वहां पर 36 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। 15 डिग्री के लिए फिर से कोण वैसे बना है, 25 डिग्री के लिए 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। और इंटरटेनमेंट 50% लोग पसंद करते हैं, तो उसको हमने हाफ ऑफ द सर्कल में बताया है। आंकड़ों के इस तरीके के प्रस्तुतिकरण को हम पाई चार्ट या कि सर्कुलर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। और अब आता है एक और तरीका जो हमारे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का है, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बारग्राम में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि बारग्राम में आपने देखा था कि आंकड़े जो है बार के रूप में हमने जब बताए थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। पहला उदाहरण आप देखें, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, जिनमें कि
वैरायटी, इसमें कोई अलग मतलब अलग प्रकार की वैरायटी है और सभी आंकड़े एक दूसरे से स्वतंत्र थे। जबकि यहाँ पर हिस्टोग्राम में बताया, एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल आपकी किताब में पेज नंबर 233 पर दिया हुआ है कि वजन और उस व्यक्तियों की संख्या को हमने लिया है। 40 से 45 केजी वजन वाले 4 व्यक्ति हैं, 40 से 45 केजी वाले 4 व्यक्ति हैं, 45 से 50 केजी वाले हमारे 12 व्यक्ति हैं, 50 से 55 केजी वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 13 है, और 55 से 60 वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है। 60 से 65 केजी वजन रखने वाले लोगों की संख्या 5 है। ये हमारा आंकड़ा है, इस आंकड़े को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब यहाँ आप देखें कि वजन का जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 40 से 45 और 45 से 50 है, मतलब इंटरवल जो है हमारा बीच में गैप नहीं है। जहां 45 खत्म हो रहा है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो जा रही है। और आंकड़ों के इस तरीके के प्रस्तुतिकरण को देखें हम कि हमने 40 to 45 है ना पहला। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ हमने लाइन ब्रेक करके दिखाई है। ये लाइन ब्रेक करके दिखाने का मतलब ये है कि हमने 0 से लेकर 40 के बीच के आंकड़ों को छोड़ दिया है, ये इसलिए। और हमें मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राफ का यूज करना है, इसलिए हम लिया हुआ। तो 40 से 45 जो आंकड़ों की संख्या 4 है, तो वही बात फिर से आपने जो है वजन आप क्लासिफाइड कर सकते हैं कि हमको किस ग्रुप में लेना है, पर उस वजन के कितने लोग मिलेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, वो तो नाप के देखना पड़ेगा। तो वही चीज आई कि 40 से 45 को हमने पहले एक्स एक्सिस पे लिया और वो व्यक्तियों की संख्या हमारी 4 है, तो हमने जो है स्केल पर 4 इकाई ली है। ठीक है, फिर उसके बाद में 45 से 50 जो वजन वाले व्यक्ति 12 है, तो ये ऊंचाई हमारी 12 तक गई, ऊंचाई 12 तक ले ली। 45 से 50 12 हुआ, 50 से 55 13 है, तो ये हमारा आंकड़ा 13 के आसपास आया, 13 के आसपास है ना, 13 ही आया। ठीक है, और इसके बाद में 55 से 60 वजन वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है, तो वो हमारा आंकड़ा 6 इधर आ गया। और फिर बाद में 55 से 60 के बाद में 60 से 65 जो वजन है किलो में, उनकी संख्या 5 है। तो इस तरीके से हमने बताया। तो जब हम हिस्टोग्राम को बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में जो है आपका आयात चित्र बोलते हैं, आयात चित्र बोलते हैं। तो ये चित्र बनाते समय हम जो है इस तरीके से एक बार से दूसरा बार जो है सतत जुड़ा होता है, और आंकड़ों का यह प्रस्तुतिकरण जो है हिस्टोग्राम या आयात चित्र कहते हैं। जान जाए, बार ग्राफ को हम दंडारेख बोलते हैं, ये दंडारेख हुआ, जबकि ये हमारा आयात चित्र हुआ। आयात चित्र के माध्यम से हम क्लास इंटरवल लेंगे, इनको बोलेंगे 40 से 45, 45 से 50, इनके मतलब क्लासों का मध्यांतर कहलाएगा। ये आंकड़ों का दूसरा एक प्रकार हुआ प्रस्तुतिकरण का। इसके बाद में हम लाइन ग्राफ पर चर्चा करेंगे। लाइन ग्राफ के लिए आपके पास में फिर से एक हम उदाहरण पर चर्चा कर सकते हैं। पेज नंबर 232 पर एक सवाल है कि एक व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है और उसका जो है डॉक्टर ने तापमान 6 बजे सुबह, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे और दोपहर में और शाम के 6 बजे लिया, और उससे प्राप्त जो आंकड़े हैं वो आपकी किताब में इस तरीके से दिए गए हैं। 6 बजे उसका तापमान जो है 37 डिग्री था, 10 बजे 40 डिग्री, और 2 बजे 38 डिग्री, और 6 बजे जो है 35 डिग्री तापमान था। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको प्रस्तुत करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर, जिस तरीके से ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर फिर से यही बात आई कि आप कितने बजे जो है आप उसका तापमान लेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, पर उसका उस समय क्या तापमान होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो उसका बॉडी टेम्परेचर ही बताएगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट क्या है, टाइम, आप कब उसका तापमान लेते हैं। तो हमने उसको एक्स एक्सिस पे लिया, जबकि जो है आपका उसका तापमान क्या आएगा वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, उसको वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है, और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सुबह जो है आपका 6 बजे जो तापमान है वो 37 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका जो है 30 और 35, 34, 36 और 38, 36 और 38 के बीचों बीच हमने 37 डिग्री को लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 10 बजे उसका तापमान 40 डिग्री है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो वहां पर दिखाया है 40 के ऊपर, 40 के सामने, और ठीक 10 के ऊपर
वो पॉइंट प्राप्त किया। 2 बजे बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री है और 6 बजे बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका 35 डिग्री है। और इन बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद में हमने उनको सतत जोड़ दिया तो हमको जो है लीनियर ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये हमारा लाइन ग्राफ कहलाएगा। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम कर सकते हैं, जैसे कि किस समय व्यक्ति का तापमान सबसे अधिक था, तो वो बताया जा सकता है कि 10 बजे, क्योंकि 10 बजे व्यक्ति का टेम्परेचर 40 डिग्री था। सबसे कम तापमान कब था, तो सबसे कम तापमान शाम के 6 बजे था, जो कि आपका 35 डिग्री है। इस तरीके से आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का ये एक और तरीका होगा, जिसे कि हम बार ग्राफ कहेंगे, सॉरी लाइन ग्राफ कहेंगे। ये हमारा लाइन ग्राफ होगा। इसके बाद में हम कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब आज हम एक्सरसाइज 15.1 पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, उससे कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स एवरी आवर। किसी बीमार व्यक्ति का हॉस्पिटल में लिया गया तापमान है और उसके लिए ये ग्राफ दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि समय, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस समय पर जो है उसका टेम्परेचर लेंगे, पर उस समय टेम्परेचर क्या होगा ये आप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर जो है उसके बॉडी टेम्परेचर को लिया है, ठीक है। आप देखिए कि हर घंटे पर हमने तापमान लिया है। एंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो हमने क्या है जो ग्राफ में उसका तापमान जो लिया गया है, दिखाया गया है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और जाके 3 बजे तक का तापमान है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM हमारे पास में क्या है, 9, 10, 11, 12, 1 बजे टेम्परेचर जो है वो ये दिखा रहा है, और वो कितना है, 1 बजे व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो हमारा 1 बजे टेम्परेचर, 1 बजे आप देखेंगे 37 नहीं, 36 और 37 के बीच में है, तो 36.5 होगा। ये 36.5 होगा। कहाँ पर हमारा है, ये रहा 1 बजे, 1 बजे ये है। तो ये आपका, आप देखेंगे कि ये 36 से 37, 36 और 37 के बीच है, तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। फिर क्वेश्चन दूसरा है कि व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री। 38.5 डिग्री टेम्परेचर कब था, तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर 38.5 देखेंगे। अब 38.5 को देखने के लिए आपके पास में जो है 38 ये है और 38.5 ये होगा। तो यहाँ से जाएंगे हम, अब जहां पे उसने ग्राफ को कट किया है वो बिंदु देखा, और 38.5 टेम्परेचर जो है आपका आता है 12 बजे। तो 12 बजे जो है 9, 10, 11, 12 ये है 38.5। 38.5 से गए और सीधे नीचे आ गए। तो उस समय जो है जब उसका टेम्परेचर 38.5 है, दिन के 12 बजे है। तो तीसरा क्वेश्चन है, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। 2 ऐसे अंतराल हैं जब उसका टेम्परेचर सेम है। तो आप देखें कि ये वो 2 अंतराल हैं। वो कौन से अंतराल हैं, तो वो है 1 बजे से 2 बजे, यानी 1 बजे से 2 बजे तक उसका बॉडी टेम्परेचर स्थिर था। तो क्वेश्चन है कि द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर द दोस 2 times। तो वो कौन सा समय है जब व्यक्ति का टेम्परेचर स्थिर था, तो ये दोनों बिंदु है, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई पर हैं, और वो है 1 से लेकर 2 के बीच का समय। पूरा 1 से 2 तक उसका बॉडी टेम्परेचर सेम था। डी क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। अब 1:30 पर उसका समय कितना, टेम्परेचर कितना था ये पता करना है। तो हमारे पास में जो है ये 12 है, ये 1 है, 1:30। तो 1 और 2 के बीच का मध्य बिंदु लिया, ऊपर जाएंगे और इसके सामने वाले बिंदु को देखेंगे। तो आप देखते हैं कि 1:30 पर उसका टेम्परेचर जो, क्योंकि 1 से 2 तक टेम्परेचर फिक्स है, देख लीजिए 1 से लेकर 2 तक टेम्परेचर फिक्स है, तो 1:30 बजे वही टेम्परेचर है जो 1 से 2 के बीच में है, यानी कि उसका टेम्परेचर 36.5 है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। किस समय उसका तापमान बढ़ रहा है। तो आप देखें ग्राफ का हिस्सा यहां से यहां तक उठा हुआ है, यहां से यहां तक उठा हुआ। वो समय क्या है, वो समय 10 से लेके 11 के बीच में
क्योंकि ये वाला बिंदु आपको जो मिलता है वो 10 बजे, वाला बिंदु 11 बजे मिलता है, तो 10 से 11 के बीच में उसका तापमान लगातार बढ़ता रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कक्षा 8वीं में भी, परीक्षा में भी आते हैं, और स्कूल ऑफ एक्सलेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के ग्राफ दिए जाते हैं और उस पर आधारित प्रश्न वहां पर होते हैं। तो 15.1 के बाकी सवाल भी इसी तरीके से। एक सवाल पे और हम चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात कही गई है कि एक प्रश्न है कि एक बॉटनी लैब में 2 पौधों को लिया गया और उन दोनों पौधों को उगाया गया, है ना। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन अ बॉटनी, 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वेयर ग्रोन अंडर द सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। समान परिस्थिति में उनको लैब के अंदर पर उनको उगाया गया। देयर हाइट्स वेयर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द वीक फॉर 3 वीक्स। 3 लगातार वीक तक उनकी ऊंचाई हर हफ्ते नापी गई है और उनका जो ग्राफ है वो नीचे दिया गया है। इस ग्राफ के बाद में इस पर से कुछ प्रश्न है, अब वो क्या है, हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। तो आप देखें हमारे पास में जो है नीचे प्लांट ए की हाइट दिखाई गई है और ये बी का ग्राफ है, ये वाला ए का ग्राफ है और बी का ग्राफ है। तो दूसरे वीक पर जो है पहला प्रश्न क्या है आपका कि हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक। 2 हफ्ते के बाद में प्लांट ए कितना ऊंचा था। तो आप देखें ये पहला हफ्ता है हमारा, ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता है ना। तो दूसरे हफ्ते पर ऊंचाई जो है 6 और 7 के बीच में दिख रहा है आपका बिंदु। कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु। तो 6 और 6.5। तो हम बोलेंगे कि दूसरे हफ्ते पर प्लांट ए की ऊंचाई 6.5 है। हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। और तीसरे वीक की बात की पूछा। तीसरे वीक में प्लांट ए की हाइट जो है 8 और 10 के बीच में है। 8 और 10, तीसरा वीक आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये है। तो प्लांट ए की हाइट ये 8 और 10 के बीच में आ रही। 8 और 10 के बीच में मीन्स क्या होगा, 9। तो 9 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न जो है आपका, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। तीसरे हफ्ते में प्लांट ए कितना बढ़ा, प्लांट ए कितना बढ़ा। तो प्लांट ए दूसरे वीक में कितने में था, प्लांट ए जो है दूसरे वीक में 7 था, जबकि तीसरे वीक में कितना चला गया, वो चला गया 9। 7 दूसरे वीक में था, तीसरे वीक में 9 चला गया। तो 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब तीसरे वीक में वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा। इस तरीके से ये इस तरीके का ग्राफ आप जो है क्रिकेट के मैच में अक्सर 2 टीमों के परफॉर्मेंस को लेकर देखते होंगे। तो ये भी आपकी प्रश्नावली में इस तरीके का एक सवाल था, वो हमने देखा। इसके बाद में आज हम जो एक लाइन ग्राफ के लिए जो ये आंकड़े हैं उनको प्रस्तुतिकरण का एक तरीका देखेंगे, जिसमें आपकी पुस्तक के पेज नंबर 240 पर एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि एक शिक्षिका है और वो अपने बच्चों से ये ब्लैक बोर्ड देखें, ये ब्लैक बोर्ड बनाया उन्होंने, ब्लैक बोर्ड पर एक डॉट बनाया और बच्चों से पूछा कि ये बताएं कि इसकी लोकेशन बताएं, इसकी स्थिति बताएं। तो बच्चों पहले ये चित्र दिए हुए हैं, पहले बच्चे ने बोला कि जो आपका पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपरी आधे हिस्से में है। शिक्षक ने प्रश्न किया कि ऊपरी हाथ से अगर ये हम लाइन खींच देते तो ऊपरी आधे हिस्से में तो बहुत सारी जगह है, तो ये पॉइंट तो हम स्थिर बिंदु जो है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरे बच्चे ने बताया कि आपका यह पॉइंट जो है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर है, बाएं ऊंचे कॉर्नर के पास में है। तो यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। तीसरे बच्चे ने इसकी ये दिखाया है कि उसने यहाँ से दूरी नाप ली और बताया कि आपका जो प्लांट है वो 90 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द राइट है। इस ब्लैक बोर्ड की किनारे से 90 सेंटीमीटर दाहिने तरफ है। तो फिर शिक्षक ने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि इस एक्स से 90 सेंटीमीटर दूर है, सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो उसमें से फिर हमें नहीं पता चलता कि वह सही कौन पॉइंट है। वास्तविक स्थिति बताने के लिए हमको फिर उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस के रूप में बताया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि यह बिंदु जो है आपकी एक्स एक्सिस पर 90 और वाई एक्सिस पर मान लीजिए 70। तो 90-70 दो बिंदुओं की आवश्यकता हुई हमें उस बिंदु को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने के लिए। ये दोनों बिंदु उसके जो है निर्देशांक कहलाते हैं, क्योंकि उससे हमें अंकों के द्वारा हमने उसको निर्देशित किया। यह निर्देशांक को हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो पहला निर्देशांक हमेशा एक्स एक्सिस के लिए होगा और दूसरा निर्देशांक हमेशा वाई एक्सिस के लिए होगा। तो इस पर आधारित कुछ सवाल, जैसे कि
आप एक सवाल और हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी प्रश्न की किताब के पेज नंबर 241 पर एक बिंदु पूछा है कि 2 और 1 को बताइए कहाँ पर है। 2 और 1, ये देखें आपकी किताब में ये नेट बना हुआ जिस तरीके से ग्राफ पेपर पर बना होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 2 और 1, तो हम एक्स एक्सिस पर 2 चले, वाई एक्सिस पर 1 चले, तो 2 और 1 मिल जाता है, तो वो बिंदु ई बिंदु है। ई बिंदु 2 और 1 होगा। 0 और 5, 0 और 5 तो एक्स पे तो हम चले ही नहीं, यानी हम सीधे वाई एक्सिस पे 5 चलते हैं, और जब हम 5 चलते हैं तो बी बिंदु पर पहुंचते हैं, तो हमारा बी बिंदु के निर्देशांक 0 और 5 है। 2 और 0 मतलब हम एक्स एक्सिस पर चले पर वाई एक्सिस पर नहीं चले, तो वाई एक्स एक्सिस पर जब हम 2 चलते हैं और वाई एक्सिस पर चलते ही नहीं, यानी हम एक्स एक्सिस पर ही होते हैं, वो बिंदु हमारा जी हुआ। इस तरीके से इसमें हम बिंदुओं को निर्देशित कर पाते हैं, उनकी स्थिति को बता पाते हैं। इसके बाद में एक चीज और हम समझेंगे, प्रश्नावली 15.2 पर जाने से पहले, जैसे 15.2 में कुछ बिंदु दिए हैं जिन्हें कि आपको ग्राफ पेपर पर बताना है। जैसे कि पहला बिंदु दिया है 4 0, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट जाएंगे और वाई एक्सिस पर 0। जैसे कि मैं आपको आपकी किताब से बता सकता हूँ, जी लिया 1 2 3 4, जैसे ये देखें, ये हमने हमारी वाई एक्सिस एक्सिस हो गई 1 2 3 4, और बिंदु के अंदर जाना है हमको 4 और 0 पर, तो हम एक्स एक्सिस पे तो 4 गए, वाई पे गए ही नहीं, तो हमारा बिंदु, ये बिंदु जो होगा 4, जी हमारा ये 0 है। आप एक्स और वाई एक्सिस को दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि 2 संख्या रेखाएं जिनसे आप पिछली कक्षा 6वीं से परिचित हैं, तो 2 संख्याएं एक दूसरे पर लंबवत रख दी गई हैं, तो यहाँ पर सारे धनात्मक संख्या है, सारी ऋणात्मक संख्या है, फिर ऊपर ये धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या दोनों के शून्य यहाँ पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। तो हमें 4 और 0 बताना है, तो एक्स एक्सिस पर हम 1 2 3 और ये 4 चले, वाई 0 चूंकि माप है तो मतलब हम वाई एक्सिस पर चले ही नहीं, तो ये हमारा बिंदु 4 0 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी सारे बिंदु हैं जिन्हें पे हम निर्देशित एक्स ग्राफ पर आप बता सकेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं कुछ एप्लीकेशंस में आपको ग्राफ बनाने के लिए सवाल दिए गए हैं, जिसपे एक सवाल है कि कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल दिया है कि कितना पेट्रोल और उसकी कीमत, ये और उसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। अब देखें, ये सवाल जो है आपकी पेज नंबर 253 पर है। सवाल ये है, सवाल क्या है कि नंबर ऑफ द पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 500 रुपए। 15 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी, 750। 25 लीटर की, 20 लीटर की कितनी है, 1000 रुपए, और 25 लीटर की कितनी है, 1250। इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि 10 और 500 के बीच में कितना अनुपात है, 1/50 का, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 1/50। 15 और 750 में भी 1/50 का ही आता है। 20 और 1000 के बीच में भी 1/50 का आंकड़ा अनुपात आएगा, और इसी तरीके से 25 और 1250 में भी, मतलब पेट्रोल की प्राइस फिक्स्ड है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो 2 आंकड़े हैं, कौन दो प्रकार के आंकड़े, कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल एंड द कंजम्पशन, मतलब पेट्रोल की कीमत और उनकी खपत, तो ये समानुपाती है। समानुपाती क्योंकि आपको हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अनुपात और समानुपात पर जब चर्चा की थी कि 2 राशियों के बीच में सरल करने पर जो है, जैसे कि आपने 10/500 को हल करो, काटो, तो वो सरलतम रूप में 1/50 प्राप्त होता है। उसी तरह से 15/750 और 20/1000 और 25/1250 भी 1/50 देता है। तो ये आंकड़े समानुपाती आंकड़े हैं, और जब भी 2 प्रकार के आंकड़े अगर समानुपाती होंगे तो उनमें आपको सदा ही एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और यही कारण है कि कक्षा 9वीं 10वीं में जब हम ओम्स लॉ वगैरह को प्रूफ करते हैं तो उसमें हमें जो है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये आज जो हमने ग्राफ के बारे में चर्चा करी, उम्मीद है कि आपको ये आपकी पढ़ाई में सहयोग करेगा, और इसके बाद में हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।